आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर, सबसे ठंडे और सबसे मिस्टीरियस कोने तक ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया जिसे हमने सदियों तक सिर्फ एक धुंधली सी रोशनी समझा। एक ऐसी दुनिया जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बर्फ और अंधेरा छा जाता है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूटो। प्लूटो जिसे 2006 में एक प्लेनेट के दर्जे से हटाकर ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया। लेकिन इस छोटे से कद के पीछे एक इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी जिंदा दिल दुनिया छिपी है जिसका अंदाजा हमें हाल ही में लगा। और अब 2024 में इंसानियत की सबसे ताकतवर आंख जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने प्लूटो की तरफ देखा है। और जो उसने देखा उसने वैज्ञानिकों के दिमाग हिला दिए हैं। प्लूटो जैसा हम सोचते थे वैसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी सोच से कई ज्यादा अजीब, काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। तो आज के इस एपिसोड में हम प्लूटो की उसी कहानी को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने ऐसा क्या देखा था जिसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। वो कौन सी पहेली थी जिसे 8 साल तक कोई सुलझा नहीं पाया। और आखिर में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसा क्या डाटा भेजा है जिसने प्लूटो के बारे में हमारी सारी किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है बर्फ से बने पहाड़ों की, ये कहानी है नाइट्रोजन की बहती नदियों की, और ये कहानी है एक ऐसी हैरान कर देने वाली खोज की जो ना सिर्फ प्लूटो को बल्कि हमारे जैसे हजारों अनजान ग्रहों को समझने का नजरिया बदल सकती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हमारा स्पेसशिप प्लूटो के लिए निकल रहा है। ये है रहस्य टीवी स्पेस और हम देखने जा रहे हैं प्लूटो द JWST रेवोल्यूशन पार्ट 1, वो धुंधला सा डॉट। दोस्तों, इससे पहले कि हम JWST की हाईटेक आंखों से प्लूटो को देखें, चलिए टाइम मशीन में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत ज्यादा पीछे। सालों तक प्लूटो हमारे लिए सिर्फ एक नाम था। 1930 में जब क्लाइड टॉम्बॉग ने इसे खोजा, तब से लेकर 21वीं सदी की शुरुआत तक प्लूटो हमारे सबसे अच्छे टेलीस्कोप से भी बस एक ब्लरी डॉट जैसा दिखता था, एक धुंधला सा निशान। हम 5 बिलियन किलोमीटर दूर बैठे बस अंदाजा लगा सकते थे। वैज्ञानिकों को लगता था कि ये एक कोल्ड डेड रॉक है, एक ठंडा बेजान पत्थर, बर्फ से ढका हुआ एक गोल्ड पिंड जो सूरज का चक्कर लगा रहा है। हम सोचते थे कि वहाँ क्या ही होगा, इतनी दूर सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँचती। वहाँ का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। ऐसी जगह पर जिंदगी या एक्टिविटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें बस इतना पता था कि ये छोटा है, हमारे चांद से भी छोटा। हमें शक था कि इसके पास एक पतला सा एटमॉस्फेयर या वायुमंडल हो सकता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो शायद बर्फ बनकर जम जाता होगा जब प्लूटो अपनी 248 साल की ऑर्बिट में सूरज से सबसे दूर जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ गैसेस थे, हमारे पास कोई डाटा नहीं था, कोई तस्वीर नहीं थी। और फिर नासा ने एक फैसला लिया, एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला। उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्लूटो के पास जाएंगे, हम इस धुंधले से निशान को क्लोजअप से देखेंगे। इस मिशन का नाम रखा गया न्यू होराइजन्स। लेकिन ये मिशन इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि दोस्तों, टाइम खत्म हो रहा था। वैज्ञानिकों को डर था कि अगर 2006 तक इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च नहीं किया गया तो जब तक ये प्लूटो पहुंचेगा वहां का मौसम बदल चुका होगा। प्लूटो सूरज से इतना दूर चला जाएगा कि उसका वो पतला सा एटमॉस्फेयर पूरी तरह फ्रीज हो जाएगा, वो बर्फ बनकर उसकी सतह पर गिर जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हम प्लूटो के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का, उसके मौसम को समझने का सुनहरा मौका शायद अगले 200 सालों के लिए खो देते। मिशन को एक बहुत ही नैरो विंडो में लॉन्च करना था और नासा ने ये कर दिखाया। जनवरी 2006 में न्यू होराइजन ने इंसानियत का अब तक का सबसे तेज लॉन्च किया और अपने 9.5 साल लंबे सफर पर निकल पड़ा। 9.5 साल, 5 बिलियन किलोमीटर का सफर, ये एक वन वे टिकट था। स्पेसक्राफ्ट वहाँ रुकने वाला नहीं था, वो प्लूटो के पास से तेज रफ्तार से गुजरेगा और कुछ ही घंटों में उससे जितना हो सके उतना डाटा, जितनी तस्वीरें हो सके वो जमा करेगा। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी। और फिर आया जुलाई 14, 2015। न्यू होराइजन प्लूटो पहुंच गया और उस दिन उस ब्लरी डॉट ने हमारा पूरा नजरिया बदल दिया। पार्ट 2, एक जिंदा दिल दुनिया। जो तस्वीरें न्यू होराइजन ने भेजनी शुरू की, उन्होंने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। प्लूटो कोल्ड एंड डेड नहीं था, वो बेजान नहीं था, प्लूटो जिंदा था, जियोलॉजिकली अलाइव था।
हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्लूटो की सतह पर पानी से बने बर्फ के पहाड़ हैं, इतने ऊंचे जितने यूरोप के एल्प्स या अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स। सोचिए -230 डिग्री सेल्सियस में पानी की बर्फ पत्थर से भी ज्यादा सख्त होती है और ये पहाड़ वहाँ तनकर खड़े थे। हमने देखी नाइट्रोजन की नदियाँ। जी हाँ, नाइट्रोजन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो प्लूटो की सर्दी में बर्फ बन जाती है और ये नाइट्रोजन बर्फ ग्लेशियर्स के रूप में धीरे धीरे बह रही थी। हमने एक विशाल प्लेन देखा जिसका नाम स्पुतनिक प्लैनेटिया रखा गया। ये एक समतल मैदान था जो ताजी नाइट्रोजन बर्फ से ढका था और उस पर पॉलीगॉन्स बने हुए थे, जैसे उबलते हुए पानी में कॉन्वेक्शन सेल्स बनते हैं। इसका मतलब प्लूटो के अंदर उसकी सतह के नीचे आज भी गर्मी है, वहाँ कुछ उबल रहा है। प्लूटो एक सिंपल बर्फ का गोला नहीं था, वो एक कॉम्प्लेक्स, डायनामिक और अजीब तरह की खूबसूरत दुनिया थी। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो प्लूटो की सतह पर नहीं बल्कि उसके ऊपर था, प्लूटो का एटमॉस्फेयर। न्यू होराइजन ने कंफर्म किया कि प्लूटो के पास एक एटमॉस्फेयर है। ये ज्यादातर नाइट्रोजन गैस से बना है जिसमें थोड़ा सा मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। ये बहुत पतला है, हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से लाखों गुना कमजोर, लेकिन ये खूबसूरत था। जब न्यू होराइजन ने प्लूटो के आगे से निकलने के बाद पलटकर उसे देखा तो सूरज की रोशनी प्लूटो के पीछे से आ रही थी और उस रोशनी में प्लूटो का एटमॉस्फेयर नीले रंग का चमक रहा था। ये नीला रंग कहाँ से आया? धरती का आसमान नीला है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी को स्कैटर करता है। प्लूटो का आसमान भी नीला था, लेकिन उसका रीजन अलग था। उसके एटमॉस्फेयर में हेज थी, एक धुंध, और ये कोई साधारण धुंध नहीं थी, ये लेयर्स में थी। दर्जनों अलग अलग लेयर्स एक के ऊपर एक 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई थी। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये हेज बनती कैसे है। ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है प्लूटो के एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर। सूरज से आने वाली यूवी रेज भले ही कमजोर हो, लेकिन उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो मीथेन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है, और जब मीथेन टूटता है तो उसके फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़े आपस में जुड़ने लगते हैं। वो जुड़कर नए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे इथेन, एथिलीन और एसिटाइलीन। और फिर ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं, जब तक कि वो एक सॉलिड पार्टिकल नहीं बन जाते। इन सॉलिड पार्टिकल्स को वैज्ञानिक थोलिन्स कहते हैं। ये थोलिन्स ही वो चीज हैं जो प्लूटो के एटमॉस्फेयर में तैर रही हैं और उसकी नीली हेज बन रही हैं। ये धीरे धीरे प्लूटो की सतह पर गिरती है और उसे उसका लाल भूरा रंग देती है। सब कुछ कितना अमेजिंग था। हमने प्लूटो को एक ब्लरी डॉट से एक लिविंग वर्ल्ड बनते देख लिया। हमने उसके पहाड़ देखे, उसके ग्लेशियर देखे और उसका खूबसूरत नीला आसमान भी देख लिया। मिशन सक्सेसफुल। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब न्यू होराइजन के पास नहीं था। पार्ट 3, द कोल्ड मिस्ट्री ऑफ प्लूटो। साइंस ऐसे ही काम करती है। आप एक सवाल का जवाब ढूंढने जाते हैं और आपको 10 नए सवाल मिल जाते हैं। प्लूटो के साथ भी यही हुआ। न्यू होराइजन के प्लूटो पहुंचने से पहले वैज्ञानिकों ने मॉडल्स बनाए थे, कंप्यूटर सिमुलेशन। उन्होंने प्लूटो के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा के हिसाब से ये अनुमान लगाया था कि वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। उनके मॉडल्स के मुताबिक प्लूटो के ऊपरी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 100 केल्विन होना चाहिए था, यानी -173 डिग्री सेल्सियस। ये भी बहुत ठंडा है, लेकिन प्लूटो की सूरज से दूरी के हिसाब से ये आकलन रीजनेबल था। लेकिन जब न्यू होराइजन ने जुलाई 2015 में प्लूटो के पास से गुजरते हुए वहाँ का एक्चुअल टेम्परेचर नापा तो डाटा देखकर सबके होश उड़ गए। प्लूटो का एटमॉस्फेयर 100 केल्विन नहीं था, वो उससे कई ज्यादा ठंडा था। वहाँ का एक्चुअल टेम्परेचर था सिर्फ 65 to 70 केल्विन, यानी -203 डिग्री सेल्सियस। आप सोच रहे होंगे 30 डिग्री का ही तो फर्क है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? दोस्तों, प्लैनेटरी साइंस में ये 30 डिग्री का फर्क जमीन आसमान का फर्क है। ये ह्यूज गैप था। इसका मतलब ये था कि हमारे मॉडल्स में कोई बहुत बड़ी चीज मिसिंग थी, हमारी समझ में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। प्लूटो के एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी अनजान चीज थी जो उसे एक सुपर एफिशिएंट तरीके से ठंडा कर रही थी, कोई चीज जो उसकी गर्मी को तेजी से स्पेस में फेंक रही थी। पर वो चीज क्या थी? वैज्ञानिक सालों तक इस डाटा को देखते रहे,
उन्होंने अपने मॉडल्स को बार बार चेक किया। उन्होंने हर गैस को स्टडी किया, नाइट्रोजन नहीं, मीथेन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं। इनमें से कोई भी गैस इतनी ज्यादा कूलिंग नहीं कर सकती थी। प्लूटो एक पहेली बन गया था, एक ऐसी पहेली जिसे हम पास से भी देखकर नहीं समझ पा रहे थे। हम जानते थे कि वहाँ हेज है, लेकिन हेज तो बस धुंध होती है, वो टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल कर सकती है। और फिर 2017 में एक साइंटिस्ट ने एक आइडिया पेश किया, एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त बहुत क्रेजी और रेडिकल लगा। पार्ट 4, द क्रेजी आइडिया। साल 2017, यूसी सेंटा क्रूज के एक प्लानिटरी साइंटिस्ट शी ज़ेंग ने एक नई थ्योरी सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम सब गलत जगह देख रहे हैं, हम गैसेस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन प्लूटो का राज उसकी गैसेस में नहीं, उसके हेज में छिपा है। शी ज़ेंग ने प्रपोज किया, क्या हो अगर ये हेज सिर्फ पैसिव ना हो? क्या हो अगर ये धुंध सिर्फ एटमॉस्फेयर में तैर नहीं रही हो, बल्कि ये एक्टिवली प्लूटो के क्लाइमेट को कंट्रोल कर रही हो? ये था उनका क्रेजी आइडिया। ज़ेंग ने कहा कि ये जो थोलिन्स के पार्टिकल्स हैं, ये हेज के जो कण हैं, ये वही कर रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल्स सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सोख लेते हैं, और फिर उस एनर्जी को, उस गर्मी को वापस स्पेस में री-रेडिएट करते हैं। लेकिन वो इसे विजिबल लाइट की तरह नहीं, बल्कि मिड इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में फेंकते हैं। मिड इंफ्रारेड यानी हीट। शी ज़ेंग ये कह रहे थे कि प्लूटो के हेज पार्टिकल्स भी यही कर रही हैं। वो सूरज की गर्मी को मिड इंफ्रारेड हीट बनाकर वापस स्पेस में फेंक रही हैं, और क्योंकि प्लूटो का एटमॉस्फेयर इन्हीं पार्टिकल से भरा पड़ा है, ये प्रोसेस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को एक विशाल एयर कंडीशनर की तरह ठंडा कर रहा है। ये आइडिया रेडिकल था, बहुत ही नायाब, क्योंकि अभी तक हम यही मानते आए थे कि किसी भी प्लेनेट का क्लाइमेट वहाँ की गैसेस कंट्रोल करती हैं, जैसे धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को रोकती है और टाइटन पर मीथेन। ये पहली बार था कि कोई कह रहा था कि गैसेस नहीं बल्कि सॉलिड पार्टिकल्स किसी प्लेनेट का क्लाइमेट चला रही हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये प्लूटो की ठंडी पहेली को सॉल्व कर रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ये सिर्फ एक थ्योरी थी, एक हाइपोथेसिस। इसे साबित कैसे करें? अगर शी ज़ेंग सही कह रहे थे, तो प्लूटो के एटमॉस्फेयर को उस इंफ्रारेड लाइट को छोड़ते हुए दिखाना चाहिए था। हमें उस हीट ग्लो को पकड़ना था, लेकिन हम धरती से ऐसा नहीं कर सकते थे। प्लूटो बहुत छोटा और बहुत दूर है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, प्लूटो का बड़ा सा चांद शेरोन है जो उसके बिल्कुल पास है। धरती से जब भी हम प्लूटो को देखते हैं, प्लूटो और शेरोन की गर्मी आपस में ब्लर हो जाती है। हम ये बता ही नहीं सकते कौन सी गर्मी प्लूटो से आ रही है और कौन सी शेरोन से। हमें एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए था जो इतना सेंसिटिव और इतना पावरफुल हो कि वो उस 5 बिलियन किलोमीटर दूर से आ रही फेंट मिड इंफ्रारेड गर्मी को पकड़ सके। हमें एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए जिसकी आंखें इतनी तेज हो कि वो प्लूटो और शेरोन को अलग अलग करके देख सके। पर ऐसा कोई भी टेलीस्कोप उस वक्त हमारे पास नहीं था। वैज्ञानिकों को इंतजार करना पड़ा, और फिर 2021 में इंसानियत ने स्पेस में अपनी सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर आंख खोली। एक नया चैप्टर शुरू हुआ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का चैप्टर। पार्ट 5, जेम्स वेब की निगाह। दिसंबर 2021 JWST लॉन्च हुआ। ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं था, ये एक टाइम मशीन थी। इसका 6.5 मीटर चौड़ा, सोने की परत चढ़ा आईना यूनिवर्स के सबसे पुराने, सबसे दूर के सितारों को देखने के लिए बनाया गया था। JWST को इंफ्रारेड यूनिवर्स देखने के लिए बनाया गया था। ये उन सभी चीजों को देख सकता था जो बहुत ठंडी है, बहुत दूर है, या धूल के बादलों के पीछे छिपी हैं। और वैज्ञानिकों को याद आया प्लूटो भी ठंडा है, दूर है, और उसकी हेज का राज इंफ्रारेड लाइट में छिपा था। JWST शी ज़ेंग की थ्योरी को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट टूल था। इसके पास एक खास इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है MIRI, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, यानी मीरी। MIRI आसमान को 5 से 28 माइक्रोवेव लेंथ रेंज में देख सकता है। ये एग्जैक्टली वही रेंज थी जिसमें शी ज़ेंग ने कहा था कि प्लूटो की हेज को ग्लो करना चाहिए। तो मई 2023 में एक इंटरनेशनल टीम ने JWST को प्लूटो की तरफ घुमाया। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की निगाहें इस डाटा पर टिकी थी, और वेब ने जो पहली चीज की, उसने 8 साल पुरानी सबसे बड़ी समस्या को सॉल्व कर दिया। याद है प्लूटो और शेरोन का ब्लर हो जाना? वेब ने पहली बार प्लूटो और शेरोन को इंफ्रारेड लाइट में अलग अलग करके दिखा दिया। ये एक ब्रेक थ्रू था। आप स्क्रीन पर ये इमेज देख सकते हैं।
वेब की आंखें इतनी शार्प थी कि उसने साफ साफ बता दिया कि ये हीट सिग्नेचर प्लूटो का है और ये वाला शेरोन का है। अब वैज्ञानिक वही कर सकते थे जो वो हमेशा से करना चाहते थे। उन्होंने शेरोन की हीट सिग्नेचर का एक मॉडल बनाया और फिर उन्होंने टोटल डाटा में से शेरोन की हीट को सबट्रैक्ट कर दिया, यानी घटा दिया। जैसे ही शेरोन का ब्लर हटा, प्लूटो की असली तस्वीर साफ हो गई। अब उनके पास सिर्फ प्लूटो के थर्मल एमिशन का डाटा था, सिर्फ प्लूटो की गर्मी का ग्लो। और जब उन्होंने उस डाटा को देखा, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद तो थी, लेकिन साबित होने का इंतजार था। पार्ट 6, पहेली सुलझ गई। डाटा साफ था, प्लूटो से आ रही इंफ्रारेड ग्लो उसकी बर्फीली सतह से जितनी आनी चाहिए थी उससे कई ज्यादा थी। इसका मतलब प्लूटो की सतह के अलावा कोई और चीज भी थी जो हीट को छोड़ रही थी, कोई चीज सतह के ऊपर यानी एटमॉस्फेयर में। वैज्ञानिकों ने डाटा को और जूम इन किया। उन्होंने मीरी के 4 अलग अलग इंफ्रारेड वेवलेंथ्स पर प्लूटो की हीट को नापा, 15, 18, 21 और 25 माइक्रोन्स। आप अपनी स्क्रीन पर ये ग्राफ देख सकते हैं जो सीधा उस रिसर्च पेपर से लिया गया है। घबराइए मत, ये बहुत सिंपल है। ये जो काले डॉट्स हैं, ये JWST का एक्चुअल डाटा है। ये वो असली हीट है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नापी। ये जो पर्पल लाइन है, ये वो गर्मी है जो प्लूटो की सतह से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। और ये जो हल्की नीली लाइन है, ये वो गर्मी है जो प्लूटो के एटमॉस्फेयर से आ रही है, जिसमें गैसेस और हेज पार्टिकल्स दोनों शामिल हैं। अब जादू देखिए, जब वैज्ञानिकों ने सरफेस यानी पर्पल लाइन और एटमॉस्फेयर यानी हल्की नीली लाइन को जोड़ा तो उन्हें मिली ये ग्रे लाइन। और आप देखिए, ये ग्रे लाइन उन काले डॉट से परफेक्टली मैच कर रही है। बूम! ये था वो मोमेंट, ये था वो सबूत। इस परफेक्ट मैच ने एक चीज को हमेशा के लिए साबित कर दिया, प्लूटो की हेज पैसिव नहीं है, वो ग्लोइंग है, एटमॉस्फेयर में एक्टिवली हीट रेडिएट कर रही है। शी जेंग सही थे, उनका क्रेजी आइडिया क्रेजी नहीं था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 8 साल पुरानी ठंडी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया था। हमें आखिरकार पता चल गया कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर इतना ठंडा क्यों है, क्योंकि प्लूटो का एयर कंडीशनर वहाँ की गैसेस नहीं बल्कि वहाँ की हेज है। ये हेज पार्टिकल्स ही उस गर्मी को सोख कर स्पेस में भेज रही हैं और पूरे प्लेनेट को एक सुपर कूलेंट की तरह ठंडा कर रही हैं। प्लूटो साइंस की किताबों में लिखा गया ऐसा पहला वर्ल्ड बन गया जिसका क्लाइमेट सॉलिड पार्टिकल चलाते हैं, गैसेस नहीं। दोस्तों, प्लूटो की कहानी साइंस की ताकत की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे एक ब्लरी डॉट ने हमारी सोच को बदल दिया। ये कहानी है कि कैसे न्यू होराइजन ने वहाँ पहुंचकर सही सवाल पूछे। उसने पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो, और ये कहानी है कि कैसे 8 साल बाद JWST ने उस सवाल का जवाब दिया। प्लूटो ने हमें दिखा दिया कि हमारा सोलर सिस्टम, जिसे हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह समझ गए हैं, वो आज भी सरप्राइजेस से भरा है। एक छोटा सा ड्वार्फ प्लेनेट जो 5 बिलियन किलोमीटर दूर बैठा है, उसने हमें क्लाइमेट साइंस का एक पूरा नया चैप्टर पढ़ा दिया। और यही साइंस की खूबसूरती है, हम जितना ज्यादा खोजते हैं, हमें उतना ही ज्यादा पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। तो अगली बार जब आप रात में आसमान को देखें तो याद रखिए कि उस अंधेरे में बहुत दूर एक छोटी सी नीली हेजी दुनिया है, जिसने हमें ये सिखाया है कि यूनिवर्स के नियम हमारी सोच से कई ज्यादा अजीब और अद्भुत हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नई मिस्ट्री, एक नई एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सोचते रहिए। I'll see you in the next one.